गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम पढ़ रहे थे संगठन के अंतर्गत अधिकार अंतरण, और अधिकार अंतरण के मैंने अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं का हम सब ने मिलकर गहन चर्चा भी की और अध्ययन भी किया। ठीक है, आज हम अध्ययन करते हैं अधिकार अंतरण का महत्व। देखिएगा, अधिकार अंतरण क्या है तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं। अधिकार अंतरण को ही अधिकार प्रत्यायोजन या फिर उसी को बोलते हैं भर्रापण, है ना। जिसको साधारण और सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो अधिकार अंतरण अभिप्राय उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों एवं सहायकों को कार्य सौंपना। कल हमने इस बारे में चर्चा की। उनके निष्पादन के लिए अधिकार प्रदान करके उत्तरदायित्व बनाना, और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर निर्णय लेने का अधिकार अधीनस्थों को प्राप्त हो जाता है। ये क्या है? अधिकार अंतरण। अब देखते हैं अधिकार अंतरण का क्या महत्व है। तो सबसे पहले आता है अधिकार अंतरण यानी 5.39 पेज नंबर 186। अधिकार अंतरण का महत्व होता है प्रशासनिक भार में कमी। निश्चित रूप से प्रशासनिक भार में कमी होगी जब एक अधिकारी पूरे समूचे कार्य को नहीं कर पाता, तो इसी स्थिति में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को और अपने अधिकार और अपने उत्तरदायित्व के लिए जवाबदेही बनाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाती है ना, उसके प्रशासनिक भार में कमी आती है ना। और सब चीज़ क्या है, अच्छे ढंग से क्या है, चलता रहता है। दूसरी चीज़ है समन्वय का साधन, अ व्हीकल ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी अधिकार अंतरण का प्रमुख ध्येय संगठन में रचनात्मक संबंधों की स्थापना एवं विकास करना। इसके फलस्वरूप उच्च अधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और संवाद की स्थिति कायम रहती है, ताकि कर्मचारी को आवश्यक मार्गदर्शन एवं निर्देश प्राप्त होते रहें। अधिकार अंतरण के अभाव में समन्वय की समस्या बनी रहती है ना भाई। कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है भाई? एक अधिकारी जब दूसरे अधीनस्थ कर्मचारी को अपने कार्य को सौंपता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों में आपसी संबंध बने रहते हैं। इस तरीके से उनमें समन्वय अपने आप ही स्थापित हो जाता है। उसके बाद है अधीनस्थों के मनोबल में सुधार होता है। कैसे होगा अधीनस्थों के मनोबल में सुधार? तो अधिकार अंतरण से अधीनस्थों का मनोबल ऊंचा होता है। ठीक है, क्योंकि जिन अधीनस्थों को कार्यभार सौंपा जाता है उन्हें अपनी योग्यता तथा कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है ना, और वे अपने को गौरवान्वित समझते हैं, है ना भाई। जब बड़े अधिकारी से जब छोटे कर्मचारी को कुछ कार्य मिलता है ना, तो अपने आप को क्या समझते हैं, गर्व महसूस करते हैं, है ना। जिससे उनका पद का महत्व भी बढ़ जाता है और साथ ही साथ वे अपने कार्य को अधिक संतोष का अनुभव करते हुए इस प्रकार उनका क्या है, मनोबल ऊंचा होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है व्यवसाय के विस्तार की सुविधा, यानी फैसिलिटीज एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। तो ये व्यवसाय के विस्तार की सुविधा कैसे होगी, है ना। तो जब उच्च अधिकारी अधिकार अंतरण के माध्यम से कई छोटे छोटे कार्यों को भार से मुक्त हो जाते हैं, जिन्हें पूरा करने में उन्हें अधिक समय खर्च करना पड़ता है। अधिकार अंतरण के फलस्वरूप वे अपने बहुमूल्य समय तथा प्रतिभा का उपयोग व्यवसाय के विस्तार में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार व्यवसाय के विस्तार का मार्गदर्शन प्रशस्त हो जाता है, और यह अधिकार अंतरण की ही देन है कि आज के व्यावसायिक जगत के बड़े बड़े उपक्रमों का निर्माण क्या है, संभव हो सका है। तो ये भी इसके महत्व हैं, फ़ायदे हैं, लाभ हैं, है ना भाई। व्यवसाय के विस्तार में सुविधा होती है भाई। देखिएगा, अब उदाहरण अगर हम समझा जाए तो जैसे कि अनिल अंबानी एक ही बॉस है, लेकिन बहुत सारे उसके क्या चलते हैं, है ना, बिजनेस चलते हैं। अगर वही सभी का अधिकार रखे, सभी उत्तरदायित्व उसी के पास रहे, सभी जवाबदेही उसी के पास रहे, तो ऐसी स्थिति में उसका व्यवसाय का विस्तार होता है क्या? नहीं। कुछ पावर अटर्नीज अपने अधिकारियों को भी प्रबंध के माध्यम से सौंपता है।
तभी तो उनका ऑल इंडिया और विदेशों में भी व्यापार बढ़ा, है ना। तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं, यानी व्यवसाय के विस्तार में भी इनकी सुविधा होती है। पांचवा है अधीनस्थों का विकास। जैसे कि देखिएगा, अधिकार अंतरण अधीनस्थों को इस बात का सुअवसर प्रदान करता है कि वे अपने पदों के क्षेत्र को समझने की क्षमता व शक्ति का विकास करें। जब अधीनस्थ कर्मचारी अधिक उत्तरदायित्व वहन करने तथा महत्वपूर्ण निर्णय लेने लगते हैं तो उच्च अधिकारी उनकी योग्यता का और अधिक विकास करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं, है ना भाई। तो इस तरीके से उनकी योग्यता का भी क्या होता है, विकास होता है अधीनस्थ कर्मचारियों का। उसके बाद है संगठन का अस्तित्व भी बना रहता है। जैसे कि एक स्थान पर, है ना, देखिएगा, अधिकार अंतरण का मुख्य उद्देश्य संगठन को संभव बनाना है, मजबूती प्रदान करना है ना। और अधिकार अंतरण प्रबंध की सफलता की कुंजी है, इसको विशेष माना जाता है अधिकार अंतरण को, ठीक है। व्यावसायिक उपक्रम की कुशलता में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन इफेक्टिवनेस ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग, है ना। तो अधिकार अंतरण से प्रबंध संबंध कार्यों का उचित आवंटन हो जाता है और कार्य का निष्पादन निर्धारित अवधि में निर्धारित सीमाओं के भीतर पहल के आधार पर करने की स्वतंत्रता रहती है। इसे उपक्रम की कुशलता में वृद्धि होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं। तकनीकी जटिलताओं का भी क्या होता है, समाधान होता है और त्वरित तथा उचित निर्णय होते हैं, प्रभावी निरीक्षण होता है और विकेंद्रीकरण को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। अब ये विकेंद्रीकरण क्या है, अधिकार अंतरण के बाद आ जाता है विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण भी बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी चर्चा आज नहीं, आने वाले दिनों में करेंगे। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 5.40 विकेंद्रीकरण का अर्थ एवं परिभाषा, है ना। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विकेंद्रीकरण के अर्थ को हम और परिभाषा को समझेंगे और साथ ही साथ हम इनकी जो बातें हैं, ठीक है, मुख्य बातें, उनका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत विकेंद्रीकरण के प्रकार और विकेंद्रीकरण के लाभ और अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर को पढ़ करके इस चैप्टर को समापन करेंगे। यानी लगभग यह चैप्टर जो है समाप्त होने के कगार पर है। तो इसका अध्ययन आप और अच्छे से करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू।